तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वाणिज्यवाद के उद्देश्य और विशेषता की। यह हमारा पार्ट नंबर 2 है बीए का। बीए जो फर्स्ट चैप्टर था वाणिज्यवाद का, उसका सेकंड पार्ट है कि वाणिज्यवाद के उद्देश्य क्या हैं। पहला पॉइंट है सोना चांदी इत्यादि को इकट्ठा करके देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाना। कि देश को समृद्ध या अमीर बनाना किससे हुआ? सोना और चांदी से, क्योंकि सारा वाणिज्यवाद किस पर बेस था? सोने और चांदी को इकट्ठा करना। और दूसरा है आयात निर्यात पर ऐसे नियम लागू करना जिससे आयात की अपेक्षा निर्यात पर ज्यादा बढ़ोतरी हो और व्यापार हमेशा राष्ट्र के अनुकूल बना रहे। कि आयात पर ऐसे नियम लागू कर दिए गए जिससे आयात की अपेक्षा निर्यात पर ज्यादा बढ़ोतरी कर दी उनमें मूल्यों पर, जिससे उनको राष्ट्र को बहुत लाभ प्राप्त हुआ। तीसरा है राष्ट्र के उद्योग व व्यापार को अधिक विकसित करना। उन्होंने तीसरा उद्देश्य क्या दिया? राष्ट्र के व्यापार और उद्योगों को विकसित करना, क्योंकि राष्ट्र के अगर उद्योग और व्यापार विकसित होंगे तो उन्हें दूसरे देश से कुछ निर्यात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चौथा पॉइंट है उपनिवेश को प्राप्त करना, ऐसे नियम लागू करना जिससे उन्हें व्यापार में काफी लाभ प्राप्त हो। अब उन्होंने क्या किया? कभी किसी भी तरीके से, चाहे सही हो या गलत, उन्हें उपनिवेश प्राप्त करना। और पांचवा है सैन्य शक्ति को बढ़ाना। कि अगर धन होगा और व्यापार होगा तो उन्हें सुरक्षा के लिए किसकी आवश्यकता होगी? सैनिकों की। तो उन्होंने किस पर बल दिया? सैन्य शक्ति को भी बढ़ाना। तो वाणिज्यवाद के हमने 5 उद्देश्य पढ़े। सोने चांदी को एकत्रित करके देश को समृद्ध बनाना। दूसरा है आयात निर्यात के नियम। तीसरा है राष्ट्र के उद्योग व व्यापार को विकसित करना। और चौथा है औपनिवेश प्राप्त करना। और पांचवा है सैन्य शक्ति को बढ़ाना जिससे देश को सुरक्षित रखा जाए। अब हम बात करते हैं वाणिज्यवाद की विशेषताओं की बात। तो वाणिज्यवाद जो विचारधारा थी उसकी विशेषता, पहली विशेषता थी सोने चांदी को एकत्रित करना। कि वाणिज्यवाद के जो वाणिज्यवादी थे उन्हें सिर्फ धन कमाने से मतलब था, वो कोई अर्थशास्त्री नहीं थे। उन्होंने सिर्फ ऐसे नियम बनाए जिससे उनको धन प्राप्त हो। तो उन्होंने पहला नियम क्या बनाया कि सोने चांदी को एकत्रित करना। सोने चांदी और जैसी बहुमूल्य धातुओं को एकत्रित करना और उनका भंडारण करना जिससे देश को आर्थिक रूप से मजबूत व शक्तिशाली बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया? विदेशों से व्यापार करके धन कमाया, यानी कि सोने चांदी को इकट्ठा किया। और क्या किया कि भाई सोने चांदी की खानें खोजी गई, खानें खोजी। कि भाई 2 तरीके से सोने चांदी को इकट्ठा करना उन्होंने शुरू किया। कि एक तो बाहर विदेशों से व्यापार करके सोना चांदी इकट्ठा किया, और दूसरा क्या किया कि जो खुद के ही देश में सोने चांदी की खानें खोजना शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ कि देश को आर्थिक रूप से मजबूती मिली और उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ा। अब दूसरी विशेषता है वो है राष्ट्र को अत्यधिक सुदृढ़ बनाना। कि भाई राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। कि भाई आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बनेगा? धन से। कि भाई उन्होंने सोने चांदी के रूप में धन तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसकी सुरक्षा और उसको रखरखाव के लिए भी धनराशि को खर्च करना पड़ेगा। तो धनराशि खर्च करना पड़ेगा। अब वो धनराशि कहां से आएगी? वाणिज्यवाद से ही आएगी। तो इसको सुदृढ़ बनाने के लिए क्या किया कि उन्होंने अधिक धन कमाने के लिए सोने चांदी को अपने देश में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब धन होगा तो वो क्या करेंगे? सैन्य शक्ति को बढ़ा सकते हैं। धन से सैन्य शक्ति बढ़ेगी। और दूसरा क्या है कि विदेशों से सस्ते दामों पर मजदूर भी मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? मजदूर। तो उसको सुदृढ़ बनाने के लिए धन की आवश्यकता थी।
अब वाणिज्यवाद की तीसरी विशेषता है उपनिवेशवाद, कि उपनिवेश स्थापित किए लोगों ने, जो राष्ट्र थे यूरोपीय राष्ट्र, उन्होंने उपनिवेशों को स्थापित किया। और उपनिवेश क्यों स्थापित किए उन्होंने? इसलिए ताकि उनके जो देश की वो जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने उपनिवेशों का निर्माण किया। अब उपनिवेशों में व्यापार के ऐसे नियम लागू कर दिए जिससे सिर्फ उनके देश, यानी कि जो उपनिवेश हैं सिर्फ उनको लाभ हो, उपनिवेश को कोई लाभ हो नहीं हुआ। उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि भाई मातृ देश में जो भी वस्तुओं का निर्माण होगा उनके लिए कच्चा माल कहां से मिलेगा? उपनिवेशों से। कच्चा माल उन्होंने उपनिवेशों में उत्पादन शुरू कर दिया, उपनिवेशों से वो कच्चा माल लेने लगे। उन्होंने मातृ देश में जो चीज बनती थी उनको उपनिवेश की मंडियों में बेचना शुरू कर दिया, उनमें वहां पर मंडियां स्थापित कर दी। अब उपनिवेश में जो भी मटेरियल बनता था, यानी जो कच्चा माल था, वो उसका सारा फायदा किसको मिलता था? उपनिवेश को। वे उपनिवेश की चीजों के दाम बहुत कम रखते थे। जो चीज उनके देश में बनती थी वो उपनिवेश में नहीं बना देते थे, उस चीज पर वो प्रतिबंध लगा देते थे कि ये चीज सिर्फ हमारे देश में बनेगी, उपनिवेश में इस चीज को नहीं बनाया जाएगा। बहुत से ऐसे नियम लागू कर दिए गए कि वे व्यापार के लिए अगर कोई बाहर से अगर सामान मंगाएंगे तो उसका जो जहाजी बेड़ा होगा, यानी जो जहाजी बेड़ा होगा वो किसका होगा? कि हमारे देश का होगा, वो भी उपनिवेश का होगा। उस पर वो जितना मर्जी किराया ले, लेकिन लाना किससे पड़ेगा? उपनिवेश के जहाजों से ही। उन्होंने उन उपनिवेश में जो चीजें बनती थी उनको कम आंकना शुरू कर दिया। उन्होंने मंडी में लाने से या मंडी में ले जाने पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अब चौथा पॉइंट है विदेशी व्यापार तथा व्यापारी के संतुलन, कि विदेशी व्यापार, अब जिनके पास सोने चांदी के खाने नहीं थी उन्होंने क्या किया कि विदेशी व्यापार से ही किसे प्राप्त किया जा सकता है? सोने चांदी को। अब विदेशी व्यापार पर उन्हें सोने चांदी तो मिल गया, लेकिन उन्होंने ऐसे नियम स्थापित कर दिए कि भाई आयात की अपेक्षा निर्यात पर ज्यादा मूल्य होगा, अगर विदेश से कोई चीज कि हमारे देश में अगर बेची जाएगी तो उस पर मूल्य है वो या कर है वो एक प्रकार से वो ज्यादा लिया जाएगा। इससे किसको फायदा होगा? राष्ट्र को। इससे राष्ट्र को फायदा होगा कि भाई आयात कम किया जाए और निर्यात है वो ज्यादा किया जाए। अब पांचवा पॉइंट है राज्यों के उद्योगों की सुरक्षा, कि भाई राष्ट्र जो था उन्हें अपने उद्योगों और व्यापारियों की भी तो सुरक्षा देनी पड़ती थी, क्योंकि वे विदेशों से अगर वो विदेशों से मशीन और कच्चा माल खरीदेंगे तो क्या होगा? उन्हें नुकसान होगा। और अगर वे वही चीजें विदेशों की बजाय वही चीजें मशीनें उद्योग के लिए कच्चा माल अपने देश में बनाएं तो उसे ज्यादा फायदा होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि भाई उद्योगों को सुरक्षा प्रदान की और उन्हें प्रोत्साहन दिया। अब उन्होंने इसकी चीज की सुरक्षा की, उद्योगों की सुरक्षा की, क्योंकि अगर उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे तो क्या होंगे? उनके जो कारीगर हैं, कारीगर देश छोड़ के क्या जाएंगे? बाहर विदेशों में। अगर वो बाहर विदेशों में काम करने लगेंगे तो इससे क्या होगा? राष्ट्र को नुकसान होगा। सारे उद्योग धंधे अगर वो विदेश से ही करेंगे तो फिर जनता को
भाई जनता को क्या लाभ होगा इससे? जनता को कोई लाभ नहीं होगा इससे, सिर्फ राष्ट्र का लाभ होगा। इसलिए उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया। भाई देश को क्या किया? देश के जो उद्योग धंधे थे उनको विकसित करने के लिए प्रोत्साहन दिए। छठा राज्य का आर्थिक रूप से एकीकरण। अब जो सामंत थे उस समय के सामंत, उस समय के सामंतों ने क्या किया कि भाई वो कर लेते थे किस चीज पर? प्रांत पर। प्रांत पर भी था और स्थानीय कर भी था। प्रांत कर भी था और स्थानीय कर भी। तो उस समय के वाणिज्यवादियों ने कहा कि इन करों को खत्म करके एक राज्य स्तरीय कर लगा दिया जाए। यानी कि प्रांत और स्थानीय कर को समाप्त करके राज्य स्तरीय कर लगा दिया जाए। और नापतोल और मुद्रा, भाई मापतोल और मुद्रा को भी सारे प्रदेश में या सारे राष्ट्र में एक समान कर दिया जाए। जो नापतोल अलग अलग थे उन्होंने भी क्या कर दिया जाए? अपने राष्ट्र में एक समान कर दिया जाए। और मुद्रा भी है वो भी एक ही और एक राष्ट्र की। और उन्होंने क्या किया? नई नई सड़कों का निर्माण किया। सड़कों का निर्माण, बहुत से नहरों का जाल बिछाया। लेकिन इससे उनको ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ। वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।